संडे को डाल देंगे टेस्ट। या गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। दिखा दिया आपको टेस्ट मिल जाएगा। लास्ट जो चैप्टर हमने कंप्लीट करा है तो आप देख लेना। जब आपके पास टाइम होगा संडे को, या जब आपके सेकेंड चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, तब आप वो टेस्ट को दे दीजिएगा। हाँ जी, आज है आपका नेक्स्ट चैप्टर। आई होप आई एम ऑडिबल, है ना? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ लेबर लॉज, फंडामेंटल राइट्स एंड एज वेल एज DPSPs, directive principles of state policy also we are going to cover in this particular chapter. करते हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। या सबसे पहले डेफिनेशन एंड पर्पस क्या है। देखो, अब आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस क्यों आई, कैसे आई, वो जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी भी हिस्ट्री रहेगी। कहते ये सब प्रोविजंस तो डाली गई थी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए। क्लियर? तो लेबर लॉज जो है, जहाँ पे वर्ड लॉ आ जाता है वहीं के वहीं समझ आना सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो कहते वर्ड लेबर क्या है, लेबर में क्या आ जाएगा, कहते द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ whom, of the relationship between employer and his employees and their trade union। नेक्स्ट लाइन यही पॉइंट जो है बता रही है। क्लियर? आवाज नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है भाई? हेलो, इज आई एम ऑडिबल और नॉट? बताओ भाई फटाफट। यस अमृत, अमृत बच्चे देखो फिर आपने ऑन नहीं करा होगा कुछ। चलो, दे प्राइमरी पर्पस क्या है? वर्कर्स की प्रोटेक्शन करना थ्रू गिविंग देम सर्टन राइट्स। ठीक है, उनको फेयर ट्रीटमेंट के लिए प्रमोट करना, और जो भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है किसी भी तरीके की, कोई चाइल्ड है, कोई फीमेल है, उनके साथ कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, या फिर कोई ऐसी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है कि काम ज़्यादा करवा रहे हैं, पैसे कम दे रहे हैं, दोनों से बराबर काम ले रहे हैं, बस उस पर्टिकुलर पर्सन को कम पैसे दे रहे हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन कैन बी ऑफ एनी टाइप। क्लियर? तो कहते ये सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, राइट, जिसे हम कहते हैं लेबर लॉज। ठीक है, ये आपको बात समझ लगी। अगला क्या पॉइंट है, कहते लेबर लॉज कवर वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज वर्किंग कंडीशंस, वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क, हेल्थ, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, ये सब तुम पढ़ चुके हो। कहते जो आपके लेबर लॉज हैं एक लीगल फ्रेमवर्क उसके लिए बता देते हैं, ताकि उन चीज़ों को एक प्रॉपर लेजिस्लेशन ने जो लॉ बनाया है उसके ज़रिए प्रोटेक्ट करा जा सके। राइट, लाइक चाइल्ड लेबर इश्यूज हैं, फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, किसी को अनफेयर तरीके से जॉब से निकाला जा रहा है। तो देखो, जितनी देर तक आप खुद सोचो ना, आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल छोड़ो, आप घर की बात करो, घर वाले आपको ऐसे ही बोल दें कि ठीक है अमृत, जैसे फर्स्ट नेम अमृत दुबे का आ रहा है तो उसकी लिए एग्जांपल ले रही हूँ कि अमृत तुम्हें प्लीज़ बच्चा सुबह 5 बजे उठ के अपनी रिवीजन करनी है। जस्ट जनरली उसके फादर मदर ने उसको बोला। अब वो उठे ना उठे, एक दिन उठ रहा, 2 दिन नहीं उठ रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट मान लीजिए उस पर स्ट्रिक्टली आपको घर पे बोला जाए, अगर तुम सुबह 4 या 5 बजे नहीं उठोगे हम तुम्हारा फ़ोन ले लेंगे या ये ले लेंगे, या कोई आप पे पेनल्टी लगा दें, तो फिर क्या होता है? आप डर के मारे करते हो ना। ऐसे ही है, जो आपके लॉज है बच्चे, एक डर बनाया हुआ है आपके सिर पे, अगर वो ना होए आप कहना मानोगे ही नहीं, लेबर लॉज में कुछ होगा ही नहीं, लेबर लॉज छोड़ो किसी भी लॉ में। तो करके
एक जो आपकी गवर्नमेंट की, आपको पता है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, 3 पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो मेन पर्पस यही होता है कि ढंग के कुछ लॉज लाएं जिससे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है एक कंट्री में आती है। क्लियर? आगे करते हैं। और कौन से पॉइंटर्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर लॉज के? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कहते अगर हमें वर्कर्स के राइट्स को सेफगार्ड करना है तो लेबर लॉज बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप यही वाला पॉइंट दोबारा आ गया, कहते हैं अगर आप फेयर वेजेस दोगे, उनको बढ़िया से वर्किंग कंडीशंस दोगे काम करने की, तो क्या होगा इन रिटर्न? क्या होगा? आपके पास वो एम्प्लॉय आएगा, डेली आएगा, छुट्टी कम लेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आपके काम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाएगी, डिस्प्यूट कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। योर कंपनी, योर इंडस्ट्री, योर इस्टेब्लिशमेंट विल ग्रो। सो इसी करके कहते कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्कर्स के हक में बनाना इस करके बहुत ज़रूरी रहते हैं अगर आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है। क्लियर? देखो इन पॉइंटर से आपका ऐसे क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट वाइज। डेफिनेशन जैसे आ गया, उसके बाद वर्कर प्रोटेक्शन के बारे में बोल देंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लिख देंगे, सोशल जस्टिस लिख देंगे। ये सारे हिस्ट्री वाले पॉइंटर्स, यही पॉइंटर्स जो हैं सिमिलर से उठाए हुए हैं। अगेन कहते हैं लेबर लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल जस्टिस के लिए, क्योंकि सोशल जस्टिस जब जितनी देर तक नहीं होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी नहीं होगी। सो सोशल जस्टिस इज इन रिलेशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे आपकी जो वेल्थ है वो भी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होगी सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में। दे हेल्प टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी एंड प्रोवाइड सेफ्टी नेट फॉर वल्नरेबल वर्कर्स। तभी अगर आप देखो जो आजकल इतनी स्कीम्स हैं, जो कम कमाते हैं उनके लिए ज़्यादा हैं। क्यों है? ईपीएफ का भी आया था, कुछ रेट ऑफ वर्कर्स जो हैं उन पे ज़्यादा लगता है, अब बाकियों को नहीं दे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं। क्यों है ये सब? जस्ट टू ब्रिंग द इक्विटेबली, टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ इक्विटेबली अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो ऑलरेडी ज़्यादा कमा रहे हैं उनको टैक्स भी उतना ही देना पड़ता है, जो कम है वो उस अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें कहते तो ही है एक सोशल जस्टिस जो है क्रिएट करने के लिए। जितनी देर तक ढंग से आपके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनेंगे, उतनी देर तक सोसाइटल कंट्रोल जो है आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडिया ने कैसे अपना करा मैच आईएलओ को ज्वाइन करके। ठीक है, दीज लॉज हेल्प इंडिया फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटीज़, बिकॉज इंडिया आईएलओ का मेंबर है, और आईएलओ जो है बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस टाइम एंड बाय अगेन प्रोवाइड करती रहती है और इंडिया उसको रेटिफाई करता रहता है, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलओ। क्लियर? आगे है कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का सुप्रीम लॉ है, और बाकी सारे लॉज जो है इसी से ही निकले हैं एक तरीके से। क्लियर? द कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको बहुत सारी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लेकर देता है, और आप उसकी गाइडेंस के मुताबिक जो है अपने लेबर लॉज जो है फ्रेम कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो और उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। देखो आपके पास लॉ, लेबर लॉज तो है ही है, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी होती है। कोई केस आता है उसमें एक जुडिशरी बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटरप्रेट करती है और बताती है कि आपने कैसे अपना फंडामेंटल राइट यहाँ पे लगाना है, आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। क्लियर? तो बेसिकली ये वाला पॉइंट ये बता रहा है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ये मेन बॉडी है फॉर द फाउंडेशन ऑफ लेबर लॉस। वो कैसे? आज की क्लास के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास के बाद एक एक पॉइंट के ज़रिए आपको समझ लग जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से प्रोविजंस आई हैं और कौन कौन से एक्ट्स निकले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?
Several provisions in the constitution directly or indirectly impact the labor rights. देखो मैं अगर आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं, इतना ज़्यादा एजिटेशन था उस टाइम पे लेबर रिफॉर्म्स का, कि उसी टाइम पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। अगर आपको याद हो, जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी, ठीक है, हमने पढ़ी थी लेबर रिफॉर्म या जो भी, उसमें भी बी आर अम्बेडकर ने बहुत बढ़िया रोल प्ले करा था। यस और नो, हमने कंट्रीब्यूशन भी देखा था उनका, और ही वाज वन ऑफ द की व्हाट फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम का बना हुआ है जब आपका लेबर रिफॉर्म की सिचुएशन पीक पे थी। तो करके भी आप कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज़्यादा डाइवर्टेड है टुवर्ड्स द लेबर लॉज। क्लियर स्टूडेंट्स? सो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दे रखे हैं, ये गारंटी देते हैं आपको इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स के। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट के लिए होते हैं जो सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जो भी मैं लास्ट स्लाइड में थोड़ा सा आपको बताया था कि जुडिशरी जो होती है ना बच्चे, इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाउ? कोई भी केस आता है, ठीक है, कोई लैंडमार्क उसमें जजमेंट दे दी, या ठीक है कोर्ट ने कुछ ऐसा उसमें बता दिया, लेबर लैंड्स को, लेबर राइट्स को, या कुछ इसको एक्सपैंड कर दिया, उसके बारे में और डिटेल अभी पढ़ेंगे हम केसेस। तो जुडिशरी ऐसे बहुत बढ़िया रोल प्ले कर देती है थ्रू अवर जजमेंट्स। वो बता देती है कि भाई ये चीज़ अगर तुम्हारे लॉ में मान लो नहीं भी है या वैसी लिखी है, इसका ये भी एक मतलब बनता है। क्लियर? तो judicial interpretations play very very important role in your legal law also, in किसी भी एक्ट में, ना सिर्फ लेबर में। क्लियर? बिकॉज जुडिशरी इज द थर्ड बॉडी of the government, and it has the right to keep a check and balance upon the legislative and executive. Clear? नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सो कहते हैं बहुत सालों से बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, 368 आर्टिकल आपको पता ही है। और ये क्यों होती हैं? जैसे हम लेबर लॉज पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लेबर लॉज स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो डिमांड रखते हैं, उस अकॉर्डिंग जो है आपकी जो इसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। कहते हैं इसका बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 एडेड आर्टिकल 39A, जो मैंडेटरी कर देता है स्टेट को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना फॉर इक्वल असेस ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग फॉर द वर्कर्स। फ्री लीगल एड का है 39A आपका आर्टिकल। तो इसमें क्या होती है, कोई वर्कर है, कोई पीजेंट है, उन सबके लिए क्या होता है, प्रोविजन दे रखी है कि आपको फ्री लीगल एड जो है मिलेगी। यहाँ की आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी दिक्कत है, यू कैन असेस टू द फ्री लीगल एड। क्लियर? नेक्स्ट इज, यहाँ से मेन जो है अब आपकी क्लास स्टार्ट होती है, ध्यान से देखना। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके बेसिक राइट्स हैं जो पार्ट 3 में दे रखे हैं, ठीक है। providing them with the protection of freedom to live with dignity. These rights are enforceable by courts under Article 32 Supreme Court, है ना? And any violation can be challenged through judiciary. नेक्स्ट स्लाइड आर दीज। पहले एक बार इनको पढ़ेंगे, फिर इनको हम डिटेल में करेंगे विद केस लॉज। अभी के लिए मेरे साथ एक बारी, आपकी क्लास में 2-3 बार रिवीजन हो जाएगी आर्टिकल्स की, ठीक है। पहला है आपका लेबर राइट्स के लिए रेलेवेंट आर्टिकल, आर्टिकल 14, जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, प्रोहिबिटिंग द डिस्क्रिमिनेशन। सी, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू लेबर लॉज पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से नहीं, आपको लेबर लॉज के साथ रिलेट करके पढ़ाऊंगी। क्लियर? बाकी आप पॉलिटी की क्लास में भी आई गेस ये सब करोगे। सो आर्टिकल 14 क्या बात करता है, कहीं पे भी आपके साथ आपको लग रहा है भेदभाव हो रहा है, ठीक है,
इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से आपको बचाता है। वहीं के वहीं अगर मान लो आपने उनके खिलाफ केस करना है, आप आर्टिकल 14 की हेल्प जो है ले सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। ये बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई नौकरी निकली है, ठीक है, उसमें आपको फिल नहीं करने दे रहे फॉर्म, या फिर कुछ कैटेगरी को उन्होंने बोल दिया कि वो नहीं भर पाएंगे। ऐसा कभी भी कोई भी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, मैं बेसिकली गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वो आर्टिकल 16 के फिर अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 16 यहाँ गारंटी दे रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बेसिकली इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स रिक्रूटमेंट। क्लियर। अगेन लेबर हेयर, है ना। आर्टिकल 14 से कंफ्यूज नहीं होना। 14 ये होता है कि मान लो आप भी जा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड भी है, आप दोनों सेम काम कर रहे हो, पर आपको पैसे अलग अलग मिल रहे हैं, सेम टाइम पे ज्वाइनिंग थी, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं, एक्सपीरियंस सब कुछ सेम था, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसे क्यों हो रहा है। जस्ट आपको एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ। और यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपने याद रखना है, वर्ड अपॉर्चुनिटी, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर। नेक्स्ट है 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। ये प्रोटेक्ट करता है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। ये ट्रेड यूनियन का आपका आर्टिकल है, जो कि ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एसोसिएशन बना के, संघ बना के अपने हकों के लिए जब वो लड़ते हैं, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोटेक्शन भी दी जाती है, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है टू फॉर्म द एसोसिएशन। आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो ना आपका आर्टिकल 21 में डाल देते हैं। It secures the right to life, personal liberty, which has been interpreted the right to livelihood and humane working conditions. Basically, कहीं पे भी आपको सेफ कंडीशंस नहीं मिल रही, आप आर्टिकल 21 की हेल्प ले सकते हो, जिसमें राइट टू शेल्टर, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। क्या कह रहा है मैम? वाई रिजर्वेशन इज नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 16, आई मीन स्पेशल, वाई इट शुड बी रिजर्वेशन अगेन। इसका आप सब क्लॉसेस देखो 15 की, आपको वहाँ पे दिख जाएगा रिजर्वेशन इट कैन नेवर बी अंडर, यू नो वाई, बिकॉज अगेंस्ट आर्टिकल 16, बिकॉज रिजर्वेशन क्यों है? फॉर द सोशल जस्टिस, दैट आर्टिकल इज एडेड फॉर द सोशल जस्टिस। अभी तो आपका रिसेंटली EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन आ गई है। वाई? जस्ट टू ब्रिंग द सोशल जस्टिस, इज द नीड ऑफ एन आवर। उस टाइम पे, यस सिक्विटी भारती, वेरी गुड। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो रिजर्व क्लासेस थी वो सफ़र करती थी, आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं करती हैं, ठीक है। तो करके एक बैलेंस लाने के लिए सोसाइटी में वो रिजर्वेशन रखी गई थी। और अगर आज के टाइम पे कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा था? EWS कैटेगरी। अब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आपकी अलग से एक रिजर्वेशन आ गई है। लास्ट ईयर इस पे डिसीजन आया था, जब आपके कोई और थे चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ के पहले वाले थे, अभी नाम उनका मेरे माइंड में आके स्किप हो ही जा रहा है, तो वो भी थे उसमें। उन्होंने जबकि उसके अगेंस्ट बोला था, बट इट वाज 3:2 केस, तो EWS वाले को भी अब रिजर्वेशन दी जाती है। बहुत बढ़िया इसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि अब जजमेंट उठा के देखना, पॉइंटर्स इतने सही मिलेंगे आपको कि आप कन्विंस खुद ही हो जाओगे कि हाँ सही जजमेंट हुई है जो भी हुई है। क्लियर। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, देखो यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इस एम्बिट में फॉल नहीं करती, तो वो शायद, ऐसा तो आप खुद सोचो ना, ऐसा कभी गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ कर सकती है? आप यहाँ मैसेज ही कर रहे हो, आप जैसे और बहुत होंगे जो कोर्ट पहुंच जाएंगे। गवर्नमेंट को भी ये बात पता है, उनमें से भी कोई हो जाके पहुंच सकते हैं, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो उन्हें पता है कि गड़बड़ है।
समझो जैसे इतना बड़ा लूप होल दिख रहा हो, थोड़ा बहुत तो वो काम चलानू कर लेते हैं, बट आप खुद सोचो ना, पब्लिक रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं कि वी शुड गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी, और मैंने वो जस्ट आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख के समझाया था। क्लियर बच्चे? सो बेसिकली क्या होता था, इसका एक केस भी आप पढ़ोगे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला ही था, कुछ को नहीं अप्लाई करने दिया था क्योंकि उनकी सेटिंग थी या क्या था, उन्होंने ऑलरेडी चूज़ करे हुए थे कि उन बंदों को रखना है। तो एक बहुत अच्छा इस पे केस भी है जिसमें जुडिशरी ने बोला था कि यू आर अगेंस्ट आर्टिकल 16। क्लियर? तो आपको बस इसको ऐसे याद रखना है, इट गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट्स इट। बाकी अभी हम इसको डिटेल में भी करेंगे। Government will never do anything wrong against the citizens of India because many people like us will go and we will reach court, we will file a PIL and then government has to answer. एक महाराष्ट्र का केस था, महाराष्ट्र ने ऐसे ही रिजर्वेशन अपने स्टेट के लोगों के लिए ज़्यादा रख दी थी, और वहाँ पे आपका इंदिरा साहनी वाला केस लग जाता है जिसमें क्रीमी लेयर का बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है कि यू कैन नेवर क्रॉस द कैप, एक लिमिट सेट है, ये नहीं कि तुम उसको भी क्रॉस कर जाओगे और यू विल पुट रिजर्वेशन इतनी ज़्यादा विच विल क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड 16। क्लियर? सो कुछ भी ऐसा होता है, गवर्नमेंट वहीं के वहीं उसको वायलेट करके आपका जो है चीज़ को निकाल देती है। ठीक है, ऐसे हम डॉक्ट्रिन को कलरेबल लेजिस्लेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा, पिथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, ये सब डॉक्ट्रिन्स लगा के जो है उसको स्टक ऑफ कर देते हैं अगर ऐसा कुछ निकले तो, विच इज़ अगेंस्ट द आर्टिकल्स। क्लियर? Next is 23, very important, prohibits human trafficking and forced or bonded labor. Next is Article 24, prohibits the employment of children below the age of 14 in hazardous industries. So 23 and 24, these are very important because इनके ऊपर proper full acts बने हुए हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, देन दिस इज़ द फोर्स्ड लेबर के ऊपर, बॉन्डेड लेबर के ऊपर एक्ट बन रखा है, ह्यूमन ट्रैफिक के ऊपर गाइडलाइंस हैं। सो 23 एंड 24 प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर हम DPSPs देखें, DPSPs का मेन यही रहता है, ये मैंडेटरी नहीं होते, मतलब आप इनको कोर्ट जाके इन्फोर्स नहीं कर सकते, बट ये स्टेट के लिए होते हैं कि आप स्टेट को बोला जाता है कि आप इसको लागू करो, ठीक है, इफ़ यू हैव प्रॉपर वेल्थ, सो दैट एक इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके, बट ये कंपल्शन नहीं होते, यू कांट इन्फोर्स देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इनका मेन यही एम होता है टू क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी, यानी टू जस्ट क्रिएट अ गुड सोसाइटी, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए ये प्रिंसिपल्स हो रहते हैं। आर्टिकल 38, 39, 41, 42 एंड 43 सबसे पहले है, ये स्टेट को मैंडेट कर देता है कि आपको सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, दैट यू हैव टू क्रिएट समथिंग विच शुड सिक्योर कि आप सोशल जस्टिस जो है अपने पीपल को प्रोवाइड कर रहे हो। ये गवर्नमेंट आजकल कैसे कर रही है? थ्रू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। Clear? Article 39 directs the state to ensure that citizens have adequate means of livelihood, equal pay for equal work, and prevent the concentration of wealth. ये आपको कहाँ दिखेगा? Through payment of wages act, equal remuneration of wages, ये सब acts में आपको ये चीज़ जो है देखने को मिल जाती है। Article 41 कहता है directs the state to make effective provisions for securing the right to work, education and public assistance। बेसिकली राइट टू वर्क, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन तो आपका एक फंडामेंटल अब राइट भी है। क्लियर? राइट टू वर्क, ये सब चीज़ें जो है आप स्टेट को बोल देता है कि एनीबडी कैन मेक कि आप उनके लिए इफेक्टिव प्रोविजंस बनाओ ताकि वो एक बेहतर वर्किंग कंडीशंस के अंडर जो है ये सब कर सकें। 42 है, रिक्वायर्स द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ। कई बार ना बच्चे आपको मैटरनिटी रिलीफ का पूछ लेते हैं कि वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो यू शुड नो आर्टिकल 42। अगेन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क के बारे में इसमें बताया गया है। 43 इज
स्टे टू सिक्योर अ लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए उनको वेज का, और सोशल इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द वर्कर्स। सो बेसिकली कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ सोशल बता रखी है, अगर कोई माइग्रेंट है उसको ये नहीं कि तू माइग्रेंट है तो यहाँ पे नहीं काम कर सकता। तो इन सब जो आपकी ये वाली सारी प्रोविजंस आती हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 43 के अंडर जो है कवर हो जाती हैं। देखा जाए ये मैंडेटरी नहीं है, बट गवर्नमेंट ने कुछ आपके लेजिस्लेशन के द्वारा जो कुछ कानून बना के इन चीज़ों को भी रेगुलेट कर लिया है, मैंडेटरी कर दिया है। कुछ नहीं, अगर आपको याद, तो एक मैटरनिटी रिलीफ की बात कर देते हैं। कैसे गवर्नमेंट ने इसको लागू करवाया है, एक्ट बना दिया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। 26 वीक्स की आपको देनी पड़ेगी तनख्वाह फीमेल को, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनके ज़रिए गवर्नमेंट ने अपनी प्रोविज़न जो जहाँ पे आपको बता रखी थी उसको एक लॉ बना के, जो यहाँ पे कंपल्शन नहीं थी बट एक लॉ बना के कंपल्सरी कर दी। क्लियर? कहाँ से आइडिया लिया? कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ जी, हिस्टोरिकल देखते हैं इसका। फर्स्ट इज द प्री इंडिपेंडेंस एरा। तो कहते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल लेबर लॉज वर प्राइमरली फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग द लेबर फोर्स। अभी हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उनको बहुत कंट्रोल करते थे, राइट। क्यों? ताकि उनके जो भी नीड्स थे कलोनियल इंडस्ट्रीज़ के वो फुलफ़िल किए जाएं, थोड़े पैसों पे ज़्यादा काम करवाना। वैसे भी वो वॉर का टाइम था, उनसे वेपन्स एंड ऑल दैट उनको फटाफट बनवाने थे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन गोइंग ऑन। द एम्फोसिस वाज ऑन मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस रादर देन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स राइट। तो कहते हैं कुछ कानून भी बने तो सिर्फ ये सोच के बने थे कि भाई हमें अपनी इंडस्ट्री में पीस लेके आना है, कि हमें इनसे काम करवाना है, बट उनके हकों के लिए कुछ नहीं हुआ था कि हाँ जी, कि इनके हक ना कहीं। अब देखो कितना कुछ हो रहा है कि वाकई में इनके हकों के लिए हो रहा है। पहले इंडस्ट्रियल पीस के लिए ठीक है, एक छुट्टी चाहिए दे दो, आपको रेस्टिंग आवर चाहिए ले लो, यही सब हुआ था ना, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ उससे ज़्यादा होता हम फिर कहते कि हाँ वर्कर्स के राइट्स के लिए ही वो सब हुआ था, बट नहीं, उनको सिर्फ अपना इंडस्ट्रियल पीस जो था वो मेंटेन करना था। Some early labor laws like the Factories Act 1881 were introduced to regulate the working conditions, but again these were limited in scope और बहुत ही पूरली ये थे इन्फोर्स करे जाते थे, और ये ज़्यादा तक जो थे कॉलोनियल जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके फेवर में थे। वर्कर्स के लिए इसमें प्रोविजंस कम थी। ये था आपका प्री इंडिपेंडेंस एरा। इसमें आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, लेबर मूवमेंट जिस करके उनके साथ इतने अत्याचार हो रहे थे, लेबर मूवमेंट की इमरजेंस हुई, ट्रेड यूनियंस बननी स्टार्ट हो गई, और द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी स्टैब्लिश हुई 1920 में, जिस जो एक ऑर्गेनाइज्ड लेबर एक्टिविटीज़म का इन्होंने जन्म दिया था, बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइज्ड यूनियन थी। क्लियर? उसके बाद रॉयल कमीशन, उन्होंने देखा भाई ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है कि इतने ज़्यादा एजिटेशन हो रही है, तो एक रॉयल कमीशन जो आपकी वाइटले, जॉन वाइटले ने कमेटी बिठाई और देखा, उसमें पता करा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन्होंने इनको पता लगा था इसमें कि वेजेस की मेन दिक्कत है। क्लियर? तो जिसके चलते हुए लेबर वेलफेयर के लिए इन्होंने मिनिमम वेज लॉ जो था निकाला। ये हम सब हिस्ट्री की क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको आई होप आपकी भी साथ साथ रिवीजन हो रही होगी। यस और नो, कि सो रहे हो सभी अभी? बताओ, आज तो बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैं ही बोली जा रही हूँ कब से। यस बताओ, मैं तो ही आगे बढ़ूंगी, नहीं तो नहीं। हाँ जी, आर यू विद मी और नॉट? बताओ बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, देन ओनली आई विल स्टार्ट। म्यूट कीजिए। यस मैम। सब म्यूट हो रखे हैं क्या? नहीं, मेरी तरफ से तो कोई म्यूट नहीं हो रहा है। चलो चलते हैं फिर आगे। उतनी देर मैंने कहा चलो, और जितनी देर आप आंसर देते हो केस देख लेते हैं। EWS वाला केस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, जनहित अभियान है इसका नाम, मुझे वैसे याद था, मैंने कहा फिर भी एक बार ही चेक कर लूँ।
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। UOI मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर? अभी इसमें बहुत अच्छी जजमेंट है, टाइम लगे तो ज़रूर। आपने बस कुछ नहीं लिखना, आपने ना क्या करना है, गूगल पे लिखना है AW केस लॉ, बस आपकी इसकी डिटेल आ जाएगी। नोट कर लो सारे नोट्स में अपने। AWS केस लॉ 3:2 में हुआ था, और वो बच्चा आपने गलत बताया था, तभी मैंने आंसर नहीं दिया। मेरे दिमाग में फिर नाम आ रहा है, जा रहा है। आप जजमेंट पढ़ोगे तो देखना, CGI थे उसमें, यूयू ललित, ललित ही थे शायद। अभी आपका करंट कौन है CGI, बताओ कोई, किसी को याद है? मैंने लास्ट वाले चलो बता देती हूँ नाम, DY चंद्रचूड़। खन्ना क्या, संजीव खन्ना, कल्ला खन्ना नहीं लिखना बच्चा। द करंट CGI इज संजीव खन्ना। मिस या श्री लिखना पड़ेगा यहाँ। श्री संजीव खन्ना। ठीक है, हाँ। और पुराने थे आपके DY चंद्रचूड़। वेरी, ही वाज सच अ लाइक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। उन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया जजमेंट्स दी हैं। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। आपके लास्ट एक बार चेक कर ही लेते हैं, या आप खुद ही देख लेना। मेरे हिसाब से तो यूयू ललित थे। ये 5 बेंच जजमेंट थी, इसमें एक फीमेल भी थी। फीमेल वॉज आई गेस्ट इन फेवर ऑफ EWS। क्लियर? 3:2 का जो इसमें केस आया था। रंजना नहीं बच्चे, आई गेस यूयू ललित है, एक बार चेक कर लेना। DY चंद्रचूड़ से पहले आपके यूयू ललित। क्लियर? देख लेना, बाकी मुझे तो यही लग रहे हैं। चलो आ जाओ इस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स पे। कहते पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने देखा कि भाई हमारे लोगों ने लेबर लॉज में बहुत सफ़र करा है, हम अब जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे इसके इधर गिधर ही बनाएंगे, ताकि इनको कोई कहीं पे भी, क्योंकि उस टाइम पे लेबर क्लास है आपकी मेन थी, कैपिटलिस्ट तो बहुत बाद में आए हैं। ठीक है, क्योंकि तभी भी ब्रिटिश एरा का राज था ही जब निकलने से तक भी। ये कुछ एक दो थे आपके प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, जो अगर आप अंबानी जी की हिस्ट्री देख लो, टाटा की देख लो, वो तब होंगे बट इतने नहीं थे जितने आपका लेबर, आपके लोगों में ज़्यादा लेबर था। आज के टाइम पे बहुत आपके बिलियनियर मिलियनियर निकल रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इस लाइन में लोग जा रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, पर पहले के टाइम में इतना नहीं था। मोर ऑफ द पीपल वर लेबरर्स, या छोटे मोटे बिजनेस कर लेते थे। कोई ऐसा टॉप एंटरप्रेन्योर ऐसा कुछ भी नहीं था, इंडस्ट्रियलिस्ट ये वो ऐसे नहीं थे, आपको पता ही होगा। या होंगे भी तो छोटे मोटे थे, इतने ग्रैंड लेवल पे नहीं थे जो आज की सिचुएशन है। क्लियर? तो लेबर क्लास ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी लेबर राइट्स बनाने में। और सेवरल प्रोविजंस जो थी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी तो उन्होंने फंडामेंटल राइट बना दिया कि हम इनको ऐसे प्रोटेक्शन देंगे, एनफोर्स्ड प्रोटेक्शन देंगे कि कुछ भी गड़बड़ हो वो जाके अपना जस्टिफाई करवा लें। ठीक है, वर्कर्स के लिए इतना ग्रैंड लेवल पे था जो वहाँ पे काम हुआ था। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपका आया, बहुत अर्लियर आ गया था, आपको पता ही है, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था इसकी। और ये एक्ट बताता है कि कैसे, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा ना कन्फ्लिक्ट होते थे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, तो वहाँ उस टाइम पे ये मेन कॉल था कि ये बनाना पड़ेगा कि भाई इनको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तुमने ये कैसे सॉल्व करवाना है, सेटलमेंट कर लो, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लो, या गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वॉलेंटरी क्या करो, आर्बिट्रेशन, है ना, rather than taking the case to the court। क्लियर? और उसके बाद आपका वेजेस लॉ, ये सब ये नीड ऑफ आर थे, जैसे जैसे इनकी मांग थी वैसे वैसे एक्ट आते रहे। क्लियर? सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस भी प्रोवाइड करी गई, ताकि उन्होंने सोचा कि अभी एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी देते हैं ताकि उनकी जो कुछ सेविंग हो सके। सारे क्योंकि लेबर क्लास से उनको कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन तो देनी थी एट एनी कॉस्ट, राइट? सो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आपका आया एक्ट, जिसके लिए EPFO के ही है ये, है ना। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया जो इनको फाइनेंशियल एड देने में हेल्प कर रहा था अगेन।
सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो था इन्होंने वर्क किया। बहुत सारे लेबर रिफॉर्म्स ओवर द इयर्स वहाँ देखने को मिले। जो सिचुएशन थी लेबर्स की वो काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि देखो जो फ्रेमर्स थे वो सब चीज़ों से जूझ चुके थे ऑलरेडी, इसी पे तो लड़ाई कर रहे थे वो। तभी तो आज के टाइम पे भी ये पार्टीज तब की निकली हुई है। हमने पढ़ा था हिस्ट्री क्लास में, आरएसएस, समाजवादी पार्टी, सब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्यों निकली थी? लेबर राइट्स के लिए। क्लियर? सो हिस्ट्री इज़ वेरी मच एविडेंट कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या कोशिशें करी गई टू प्रोटेक्ट द लेबर राइट्स। तो यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स में ये चीज़ बता रखी है। जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी यहाँ से एमसीक्यू आएगा, वहाँ आप नोट कर लेना। अभी हम आपका सिर्फ कंसेप्ट जो है बिल्ड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्लियर बच्चे? हाँ जी, अब आपके एमसीक्यू पार्ट जो है स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी। मैंने बताया था ना पहले, मैं सिर्फ आपको, हमने एक एक दो दो लाइन में पढ़ लिया। अब आपको एक बार मैं आइडिया बता देती हूँ कैसा चलेगा। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी पढ़ोगे, इम्प्लीकेशंस कितना कुछ आ गया, देन केस लॉ, ऐसे ऐसे करके आपके आर्टिकल्स कवर कराए जाएंगे। क्योंकि सीधा सीधा कई बार मैच द फॉलोइंग में केस भी आ जाता है कि ये केस कौन से आर्टिकल के साथ रिलेटेड है, या उसके बारे में कोई लाइन आ जाएगी क्लियर कि ये केस में क्या बताया गया था, क्या जजमेंट थी, या क्या इसका पीछे का रीज़न था केस का। ठीक है, तो हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा अगर हमें डिटेल में लेबर लॉस करना है तो। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप क्लियर है ना। आर्टिकल 14 सबसे पहले जो जो चीज़ मैं यहाँ स्लाइड पे मार्क करती जाऊंगी आपने अपने नोट्स में लिखते जाना है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन of the laws to every person within the territory of India। ये प्रोविजन कहती है कोई भी इंडिविजुअल है रिगार्डलेस उसके स्टेटस से शुड बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ, और उस पर कोई भी किसी भी तरह की आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगी। आर्बिट्रेरी यानी कि किसी भी तरह का भेदभाव, बायसनेस उसके ऊपर नहीं होएगी। यहाँ पे आपको आर्टिकल 14 की जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट, अगर हम इसको लेबर लॉज कनेक्ट करें, आप समझ पा रहे हो हाँ या ना? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, सभी के लिए, सभी लोगों के लिए लगता है, उसका कोई हमने स्टेटस नहीं देखना, और सबको हमने इक्वली ट्रीट करना है लॉ के भीतर, और किसी भी तरह का उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पे इस आर्टिकल 14 ने कौन सी, बताओ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, कौन सी थ्योरी को साइडलाइन करा है? कौन सी थ्योरी यानी अप्रोच, पर्सपेक्टिव जो हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट चैप्टर करा था वो बताओ। कौन सी थ्योरी को एकमात्र आप ये कह सकते हो डिफीट करा है? यस स्टूडेंट्स आंसर मी। आर्टिकल 14 ने कौन सी आपकी लेबर लॉज की थ्योरी को साइडलाइन किया है? व्हाट अबाउट अदर्स? आंसर मी, बताओ जितने सारे आंसर्स देखो, जो गलत करो सही करो, आई नीड द आंसर।
रीजन पूछूं? रीजन भी बता दो साथ साथ, फिर बोल के बता दो। यूनिटरी कैसे हुआ? म्यूट है? अच्छा, आई डोंट नो, मेरी साइड से तो नहीं है। देखो, एक थ्योरी पूछी आपसे, अगर ऐसे आपसे एक थ्योरी है जो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को लेके बात करती थी, और वो है आपकी क्लास कन्फ्लिक्ट की थ्योरी। ठीक है, कौन थ्योरी थी? कौन सी थ्योरी थी जो क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करती थी? मार्क्सिस्ट थ्योरी। क्लियर? तो इसका आंसर वो आएगा, मार्क्सिस्ट थ्योरी जो थी वो इसका आंसर आएगा, क्योंकि वो ही जो थी आपकी क्लास कन्फ्लिक्ट की बात कर रही थी। डुनलोप अभी आपने रीसेंट पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो थर्ड पॉइंटर था वो पॉलिटिकल पावर, पावर लोकस ऑफ द पावर की बात करता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी कह सकते हैं। बट उसके अगर हम बाकी के पॉइंट्स देखें, पूरी थ्योरी अकेली उसी उसके ऊपर तो थी नहीं ना। उसकी थ्योरी में टेक्नोलॉजी, देन योर इकोनॉमी, ये चीज़ें भी थी, देन द पावर, पॉलिटिकल पावर वाज देयर। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसा पॉलिटिकल पावर तो हम नहीं कह सकते, पर यहाँ पे हम क्लास कन्फ्लिक्ट का जरूर देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल ने क्लास कन्फ्लिक्ट वाले को चीज को कर्ब कर दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने ऐसे बोला कि कोई भी स्टेटस हो भाई, तुम सबके लिए ये चीजें सेम रहेंगी, हमारे लिए कोई क्लास क्लूस नहीं है, सबको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव जो है नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। और यूनिटरी कैसे आया, मुझे ये समझ नहीं आया बच्चे। यूनिटरी तो कहती है कि आपको कोई एजुकेशन नहीं करना है, और जो आशुतोष ने बोला, बट एजुकेशन की यहाँ तो हम कोई जिक्र ही नहीं कर रहे इस आर्टिकल में, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल सॉरी स्टेटस की बात कर रहे हैं। और वो तो कहते हैं आपस में बैठो अपनी बात को सॉल्व करो, यही कहता है वो। हाँ जी, इम्प्लीकेशन सबसे पहले नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सो आर्टिकल 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी के तरीके से किसी भी तरीके का रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, उसकी सेक्स के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है आज के टाइम के लिए, दैट इज द प्लेस ऑफ बर्थ। वाई? बिकॉज ऑफ द माइग्रेटिंग वर्कर्स। नोट कर लीजिए, क्योंकि जो आपका न्यू कोड आया है उसमें माइग्रेटिंग वर्कर्स के लिए अलग से एक लॉ बन के आया है। या लैंग्वेज ऑल्सो, बट प्लेस ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है उनको। फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं मिलती कि भाई तुम स्टेट के नहीं हो, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि श्रम कार्ड बनाइए, सारी जगह एक ही चलेगा। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें, श्रम कार्ड का भी आया है ना। तो क्यों आया है? ताकि माइग्रेटिंग वर्कर्स को कहीं पे भी वो रह रहे हैं किसी भी चीज़ का बैरियर ना बनना पड़े, कोई भी स्कीम है, कुछ भी बेनिफिट्स हैं, उनको आसानी से मिल जाएं। क्लियर? द प्रोविजंस इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करा जाएगा उनकी प्रोफेशनल लाइफ्स में। नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल 14 है, इसके ऊपर आपके कितने एक्ट्स आ रखे हैं, राइट? जो बात करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को हम वेज के ऊपर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ना ही उसको ये कह सकते हैं कि भाई तेरा ये जेंडर है या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है उसके ऊपर भी तुम्हें हम ऐसे वेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहते कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका जो वेज एक्ट है उसमें पीस वर्क, आर वर्क के बारे में बता रखा है कि भाई अगर कोई इतना काम कर रहा है या इतने पीस बना रहा है उनको इतने पैसे दो, या आपको बाइफिकेट करना पड़ेगा। सी हाउ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को उन्होंने करे कि जो बंदे इतने पीस बनाएंगे उनको उतना ही पैसा मिलेगा, चाहे वो कोई लड़का है लड़की है व्हाटसोएवर। अभी हम आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं। देन फेयरनेस इन एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, आर्टिकल 14 जो है मैंडेट कर देता है कि कोई भी आपकी एम्प्लॉयमेंट की प्रैक्टिस हो, ठीक है, रिक्रूटमेंट या प्रमोशन, वहाँ पे
आपकी या टर्मिनेशन आपके साथ फेयर ट्रीट ही होगा, बिकॉज फेयरनेस एक आपका नेचुरल जस्टिस का कंपोनेंट है। और जुडिशरी कहती है कि कुछ भी हो जाए आपको नेचुरल जस्टिस के साथ ही कहीं पे भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये एक पार्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि जहाँ पे आपके ऐसे सारे एग्जीक्यूशन वगैरह हो रही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, तो उनको बताया जाता है कि भाई फेयरनेस इज योर की पॉइंट। आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जो फेयरनेस के ऊपर ना हो, राइट तभी यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है, प्रमोशन हो रही है, टर्मिनेशन हो रही है, एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, और इंश्योर करना चाहिए कि उनके वर्कर्स जो है इक्वालिटी और डिग्निटी से ट्रीट हो। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट अगेन फेयरनेस का अगर आपसे पूछा जाए, आपको बताना पड़ेगा कि इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्लियर, विच इज beautifully incorporated again in administrative law. And administrative law is one of the key component of what? Labor laws. समझ आई? उसमें आपका फेयरनेस, किसी भी तरीके का बायस नहीं करना, आपको दोनों पार्टीज को सुन के ही जजमेंट देनी है। अब लेबर कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो वहाँ आएगा ही ना आपका, क्लियर। और कलेक्टिव बार्गेनिंग भी यही कहते हैं कि अगर आपको कोई भी जजमेंट देना है, कुछ भी देना है, दोनों पार्टीज को अच्छे से सुनो और बताओ। So that is why fairness again play a very important role in employment practices, and it has been beautifully described under Article 14 of the Constitution. Clear? Next है इसका केस लॉ, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एयर इंडिया वर्सेस नागेश मिर्जा। बहुत सारे केसेस होंगे जो बहुत बार रिपीट करे जाएंगे हर आर्टिकल के नीचे, बट आपको पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल के नीचे ये केस लॉ भी आएगा। क्यों? कई बारी आपको वो केस, वो आर्टिकल लिख देते हैं और मान लो आप पढ़ रहे हो कि नहीं हम 14 में पढ़ेंगे, दूसरे में नहीं पढ़ेंगे, और वो वहाँ पे दूसरे आर्टिकल का नाम लिख दें। जब आपको पता ही है कि ये जो केस है इस पे 2-3 आर्टिकल्स लग रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो एयर इंडिया वर्सेस नागेश, इस केस में क्या हुआ था? चैलेंज टू सर्विस कंडीशंस दैट रिक्वायर्ड, ये अंडरलाइन कर लेना बैकग्राउंड, फीमेल एयर होस्टेसेस टू रिटायर अपॉन रीचिंग अ सर्टेन एज, मैरिज और द फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो ये कंडीशंस जो थी आर्ग्यू करी गई थी कि ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है फीमेल के साथ, कि बीइंग एन एयर होस्टेस उसके इतना ज़्यादा क्राइटेरिया क्यों फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? उन्होंने बोला था कि हमारा ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। क्लियर? तो जजमेंट क्या आई? सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिए सारी कंडीशंस। उन्होंने बोला कि वाकई में ये सारी कंडीशंस डिस्क्रिमिनेटरी हैं और आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। कोर्ट ने बोला आप कभी भी ऐसी सर्विस कंडीशंस नहीं बना सकते जो भेदभाव लाती हो, स्पेशली जेंडर के ऊपर, क्योंकि अगर आप ऐसी कंडीशंस लेके आओगे तो वो डायरेक्टली आपकी अगेंस्ट आर्टिकल 14 हो जाएंगी। Significance: the judgment reinforced the importance of gender equality in employment and set the precedent for changing the discriminatory practices in the workplace. तो क्या significance लेके आई जजमेंट? देखो यहाँ पे एयर इंडिया जो नारगेज मिर्जा है, कुछ नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि एक एयर होस्टेस ने चैलेंज किया था कि हमें रिटायर कर देते हैं कि अगर हम कुछ एज पे पहुंच जाए, ठीक है, हमें वर्क नहीं कर पाते, जबकि मेल करता है, मैरिज हो रही है तो हमें निकाल देते हैं, रिटायर कर देते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी पे कर देते हैं। ऐसा क्यों है? ये सारी कहते चीज़ें जो है डिस्क्रिमिनेटरी हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। क्लियर? तो कोर्ट ने कहा कि वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसी सर्विस कंडीशंस बनाना तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, बिकॉज ऐसी चीजें आपके डायरेक्टली वायलेट कर देती हैं आर्टिकल 14। क्लियर? तो उन्होंने बोला कोई भी है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, वो कभी भी ऐसी जो है सर्विस कंडीशंस ना बनाए। तो इसका ये सिग्निफिकेंस हुआ कि ये जजमेंट ने इन्फोर्स कर दी इक्वालिटी, क्लियर, और चैलेंज कर दिया कि आप स्पेशली वर्क प्लेस पे जेंडर के बेसिस पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं कर सकते। ये केस थोड़ा पुराना है, 1981 का है।
क्लियर। नेक्स्ट है थोड़ा रीसेंट केस लॉ है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह। इस केस में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्पररी वर्कर्स हु वर परफॉर्मिंग द सेम ड्यूटीज एज परमानेंट वर्कर्स बट वर पेड सिग्निफिकेंटली लोअर वेजेस। कुछ परमानेंट वर्कर्स थे, कुछ टेम्पररी थे, ठीक है, सेम तरीके का काम कर रहे थे। टेम्पररी को बहुत कम वेज मिल रहा था, परमानेंट वालों को ज़्यादा मिल रहा था, तो जगजीत सिंह जी ने केस डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेम्पररी वर्कर्स जो हैं उनको भी सेम तनख्वाह ही देनी चाहिए एज कंपेयर टू द परमानेंट, अगर वो सिमिलर वर्क कर रहे हैं। कहते हैं आप इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो डिनाई कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज अगेन वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, इसका लूप होल ये रह जाता है, कुछ लोग बोल देते हैं भाई हम तो एक्सपीरियंस मांगते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो वहाँ कहीं ना कहीं तुम्हें लेवरेज मिल जाएगी। बट यहाँ पूरी जजमेंट में एक्सपीरियंस की कहीं बात नहीं हो रखी, बात हो रही है सिर्फ टेम्पररी और परमानेंट वर्कर्स की। क्लियर। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये केस ने ये बताया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वर्कर्स based upon the type of employment whether permanent और temporary। दोनों केस समझ आए आपके आर्टिकल 14 के हैं। अगला आर्टिकल 16 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आज इतना ही है, नोट कर लो, एयर इंडिया वर्सेस नारगेश मिर्जा 1981। नोट कर लो बच्चे साथ साथ। अगला है आपका स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह 2016, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करूंगी टाइम हो जाएगा और मुझे एक बार में ही सारा कराना। आपका इंदिरा साहनी आ गया, क्रीमी लेयर वाला केस है ये कि फायदा नहीं है, इकट्ठा बंच में करने का ही फायदा है। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये थे आपके आर्टिकल 14 फिर 16, कल आपके सारे आर्टिकल्स कवर कराएंगे। हाँ काफ़ी हैं। फिर डीपीएसपी देखेंगे, अगर ना हुए तो डीपीएसपी पे करेंगे, पहले कल सिर्फ आपके आर्टिकल्स कवर होंगे 16 से। एक बारी 14 की रिवीजन करा के 16 कर दूंगी। 14 की रिवीजन एज सच नहीं, सिर्फ केस लॉ की करवाऊंगी। ओके, नोट्स बनाते रहना साथ साथ, फिर मुझे ये मत कहना कि मैम नोट्स नहीं आए, ये है वो है, क्योंकि वो मैं पहले बोल रही हूँ, मैं तो कह कह के थक जाती हूँ, वो बैक एंड से लेट कर देते हैं। साथ साथ मैं बहुत टाइम देती हूँ आपको लिखने का। एनी डाउट फॉर टुडे फ्रॉम टुडेज क्लास? हरी अप। इंटरेस्टिंग लग रही है? अब समय लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये क्यों आया, लेबर लॉज कैसे आए, क्या क्या वजह थी। हिस्ट्री में काफ़ी वजह आपने तो सीख ही ली थी, पढ़ ही ली थी, नो डाउट। डाउट तो नहीं है, बट आपको अब कुछ समझ लग रहा है कि लेबर लॉ आया तो आया कैसे भाई। बोल देती हूँ अभी, होते नहीं, जब तक क्लास खत्म होती सारे भाग जाते हैं बाहर, क्या करूँ मैं बताओ, फ़ोन कर दूंगी कल एक बारी, या करण को बोल के जाती हूँ। मेन प्रॉब्लम ये नहीं बनेगी, ये बताओ आपको ये समझ लग रहा है, हमने अप्रोचेस भी पढ़ ली, हमने हिस्ट्री भी पढ़ ली, आपको समझ लग रहा है कि लेबर लॉ भाई आया तो आया कैसे, है ना, बहुत ज़रूरी था बिल्कुल। मैं तो खुद पढ़ा पढ़ा के समझ रही हूँ कि कितना ज़रूरी था भाई, हम तो फिर भी बहुत अच्छे एरा में रह रहे हैं, है ना, बहुत प्रोविजंस है हमारे पास। टर्मिनेशन हो लेबर कोर्ट पहुंच जाता है बंदा, तब क्या था, बेचारों को मुंह उठा के टर्मिनेट कर देते थे, पैसे ही नहीं देते थे। सी दे पीपल सफर्ड अ लॉट। चलो थैंक्स टू देम दैट दे डिड समथिंग फॉर अस एटलीस्ट, और हम आज बहुत फिर भी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, हाथ में फ़ोन है, सब कुछ है। सही कह रही हूँ ना? वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, शो ग्रेटिट्यूड। हाँ, एम्प्लॉयर मैनेज तो कर ही लेता है, देखो कहीं ना कहीं, आफ्टर ऑल क्लास कन्फ्लिक्ट इतना नहीं है, बट स्टिल ही हैज़ द मोर पावर। बट उसको इतना समझ लग गया कि भाई अगर ये मेरा वर्कर नहीं है तो मैं भी किसी काम का नहीं हूँ। पहले टाइम पे ये चीज़ें उनको समझ में नहीं थी, ठीक है ना। या बहुत कुछ बदल रहा है और कुछ और बढ़िया आता रहेगा।
चलो ठीक है, लेट्स एंड द क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं कल, ठीक है। रिवाइज कर लेना, टेस्ट वैसे उन्होंने डाल दिया होगा, देख लेना एक बारी। इजी है क्योंकि इसमें से इतने क्वेश्चंस बनते नहीं थे, जितने बने मैंने बना दिए। ओके, चलो बाय बाय।